हेलो एवरीवन। तो हमने पहले कर दिया है स्टेजेस। तो आज हम पढ़ते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट। तो ये जो करिकुलम डेवलपमेंट है ये क्यों किया जाता है? ये इसीलिए किया जाता है क्योंकि सोसाइटी में जितने भी लोग रहते हैं या कम्युनिटी में जितने भी लोग रहते हैं सबकी अपनी एक मॉरल वैल्यू होती है और अपना एक डिफरेंट कल्चर होता है, उसमें उनमें भिन्नता पाई जाती है। तो सब उसमें एक दूसरे की रिस्पेक्ट करे, एक दूसरे की कल्चर की रिस्पेक्ट करे, हर की मॉरल वैल्यू की रिस्पेक्ट करे। तो यही इसमें बताया गया है। और जो पाठ्यक्रम ही वह केंद्र होता है जिसके चारों ओर शिक्षात्मक प्रयास संगठित किया जाता है और इसमें बच्चे की वे समस्त क्रियाएं सम्मिलित है जिन्हें जो टीचर के मार्गदर्शन गाइडलाइन में व्यवस्थित किया जाता है। अब यहाँ पे जो पाठ्यक्रम है इस प्रकार जो ये पाठ्यक्रम में सम्मिलित की जाने वाली कोई भी नवीन क्रिया शिक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति की दिशा में एक निश्चित पद के रूप में सिद्ध होनी चाहिए। प्रभावशाली पाठ्यक्रम रचना के लिए निम्नलिखित सिद्धांतों से सहायता ली जा सकती है। तो ये प्रिंसिपल्स कौन कौन से हैं? तो मैं आपको ये 15 प्रिंसिपल्स जो मैंने आपको बताए हैं तो इसके बारे में मैं डिफाइन कर रही हूँ पॉइंट पॉइंट करके। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वह है शिशु केंद्रितता का सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ चाइल्ड सेंटर्डनेस। इसमें क्या है कि जो ये प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड सेंटर्डनेस यानी शिशु केंद्रितता का सिद्धांत, इसका अर्थ हुआ कि पाठ्यक्रम ये विवेचना के आधार पर इसे बच्चे की रुचि, रुझान, योग्यता, आवश्यकता के अनुकूल होना चाहिए। जो पाठ्यक्रम है बच्चों के अकॉर्डिंग होना चाहिए, रुचि का रुझान होना चाहिए। और हम जानते हैं कि जो संसार में कोई दो बच्चे सेम नहीं होते, इनमें डिफरेंस पाया जाता है और उनके लिए पाठ्यक्रम भिन्न होना चाहिए, परंतु हर बच्चे के अलग पाठ्यक्रम का प्रावधान नहीं किया जा सकता है। हाँ, इतना जरूर है कि बच्चों की उनकी रुचि, रुझान, योग्यता के अनुसार कुछ वर्ग विशेष में रखा जा सकता है। जिस तरह से उदाहरण है कि अगर साइंस में रुचि रख रहा है छात्र, विज्ञान में रुचि रखने वाला छात्र, साहित्यिक रुचि रखने वाला छात्र, हस्त कार्य में रुचि रखने वाला छात्र आदि, उस दृष्टि से पाठ्यक्रम का प्रारंभ विभिन्न वर्गों में किया जा सकता है। और इन सब वर्गों में भी अनेक विषयों का समावेश होना चाहिए और बच्चे को अपने अपनी रुचि के अनुकूल विषय एवं क्रियाएं चुनने के अवसर प्राप्त होने चाहिए। और हम जानते हैं कि हमारे देश में लड़के और लड़कियों के कार्य क्षेत्र में भिन्नता होती है। तो लड़कों के लिए गणित जो मैथमेटिक्स अनिवार्य किया जाता है और लड़कियों के लिए गृह विज्ञान। इस तरह से जो लड़कियों को जो भी अपनी रुचि के अनुकूल गणित विषय लेने की छूट भी दी गई है। तो इस तरह से पाठ्यक्रम का विस्तृत होना तथा लचीला होना कहा जा सकता है। तो इस प्रकार हम जानते हैं कि जो ग्रामीण बच्चों की आवश्यकता है शहरी बच्चों की आवश्यकता से भी भिन्न होते हैं। और तो इन भिन्न भिन्न स्थानों के लिए भिन्न भिन्न पाठ्यक्रम बनाने चाहिए। सेकंड आता है समीकरण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। यहाँ पे सेकंड जो पाठ्यक्रम इस प्रकार गठित किया जाना चाहिए कि वह व्यक्ति की आंतरिक पूर्णता में सहायक सिद्ध हो यानी और व्यक्ति का वातावरण में अनुकूल स्थापित करे। और इसके विपरीत पाठ्यक्रम विद्यार्थियों की आवश्यकताओं के अनुसार गठित किया जाना चाहिए ताकि वे अपने सामाजिक वातावरण के साथ अनुकूल स्थापित कर सके। और जो ये पाठ्यक्रम इसलिए सीखने के लिए आवश्यक बन जाता है कि किस स्तर के विद्यार्थियों के लिए पाठ्यक्रम तैयार करते समय सभी विषयों की पाठ्य सामग्री ऐसी बनानी चाहिए जिसे एक दूसरे के आधार पर विकसित किया जा सके। तीसरा थर्ड आता है कि सहसंबंध या समवायों का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कोरिलेशन। तो
इस प्रकार से जो पाठ्यक्रम है, करिकुलम है, इस तरह से आयोजित किया जाना चाहिए कि इससे विभिन्न विषयों के समवाय या सहसंबंध ज्ञान की प्राप्ति हो। समवाय का सिद्धांत इस तथ्य की ओर संकेत करता है कि ज्ञान एक संपूर्ण इकाई है और इसे अलग अलग टुकड़ों में प्रदान नहीं किया जा सकता है। और समवाय एकीकरण को ठोस बनाना है तो उत्तम सीखने के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि निजी स्तर के लिए पाठ्यक्रम तैयार करते समय उसमें उन्हीं विषयों और क्रियाओं को स्थान दिया जाए जिनमें आपस में संबंध हो, और विभिन्न विषयों की पाठ्य सामग्री ऐसी होनी चाहिए जिसे एक दूसरे के आधार पर विकसित किया जा सके। फोर्थ आता है कि लचीलेपन का सिद्धांत। यहाँ पे आता है प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। यहाँ पे जो पाठ्यक्रम को बालकों की रुचियों, अभिरुचियों, योग्यताओं, भिन्नताओं, प्रवृत्तियों, दृष्टिकोण की आवश्यकता की बनाने के लिए यह आवश्यक है कि यह लचीला और विविधता से पूर्ण होना चाहिए, लचीला होना चाहिए, और इससे उनके सामान्य विकास में बाधा पड़ती है। ऐसा किया जाता है तो इसके सामान्य विकास में बाधा पड़ती है, यानी पाठ्यक्रम में ज्ञान, कुशलता और मूल्यांकन के उन विस्तृत क्षेत्रों का समावेश किया जाना चाहिए जो बालक की व्यक्तिगत भिन्नता के दृष्टिकोण, उनके ज्ञान विकास की प्रक्रिया को आगे बढ़ाए। अब आता है 5 आता है पाठ्यक्रम शिक्षा के उद्देश्यों के अनुकूल होना चाहिए। द करिकुलम शुड बी इन conformity with the aim of education। यहाँ पे जो पाठ्यक्रम से ही शिक्षा, जो करिकुलम से ही शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति होनी चाहिए, और इसीलिए इसका प्लानिंग करते समय ये ध्यान में रखना चाहिए कि हमें शिक्षा के उद्देश्यों को सामने रखना चाहिए और उन्हें किसी भी उन्हीं विषयों एवं क्रियाओं का समावेश करना चाहिए जिनके ज्ञान और अभ्यास से बच्चे वैसे बन जाए जैसा उन्हें हम बनाना चाहते हैं। और यानी स्वतंत्र भारत में शिक्षा का उद्देश्य आधुनिकीकरण, उत्पादन में वृद्धि, बच्चे का नैतिक विकास, राष्ट्रीय एकता आदि। तो यहाँ पे 6 पॉइंट आता है मानव जीवन के समस्त उपयोगी अनुभव का समावेश। must include all the useful experiences of human life। यहाँ पे पाठ्यक्रम में मानव जीवन के समस्त उपयोगी अनुभव का समावेश होना चाहिए, यानी शिक्षा मानव अनुभव का पुनर्गठन और पुनर्निर्माण है। हम अपने पूर्वजों से जो कुछ भी सीखते हैं वो अपने अनुभव, एक्सपीरियंस को जोड़कर, अपने अनुभव को जोड़कर उनका विकास करते हैं और इस तरह से अपने जीवन के सभी अनुभव से लाभ उठा सकते हैं। 7 आता है पाठ्यक्रम के सामान्य ज्ञान एवं क्रियाएं अनिवार्य और शेष ऐच्छिक होनी चाहिए। करिकुलम मस्ट बी एन embodiment of compulsory general knowledge and activities and the rest optional। इसमें ये कहा गया कि संसार में ज्ञान क्या है, असीमित है, ज्ञान की कोई सीमा नहीं है, यह असीमित है, परंतु हमारी जीवन अवधि सीमित है। कोई मनुष्य एक जीवन में तो क्या अनंत जीवन में भी इस असीमित ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकता। इसीलिए यह सोचना आवश्यक बन जाता है कि पाठ्यक्रम, जो करिकुलम में किन किन विषयों तथा क्रियाओं को रखा जाए। आदिकाल से ही इस बात का अनुभव किया जा रहा है कि प्रत्येक मनुष्य को लिखने, पढ़ने तथा सामान्य व्यवहार में दक्ष होना चाहिए, निपुण होना चाहिए। तो यहाँ पे जो हमारा पाठ्यक्रम में भाषा, गणित और समाज शास्त्र तो अनिवार्य रूप से रखने चाहिए। अन्य विषयों को वर्ग विषय जैसे विज्ञान, कला, कृषि यानी ये भी आदि में भी बांट देना चाहिए। विषय के चुनाव में पूर्ण स्वतंत्रता के साथ उपयोगी बंधन होना आवश्यक होता है। अब आता है 8 पॉइंट आता है उपयोगिता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी। यहाँ पे जो उपयोगिता का सिद्धांत यानी विषयों एवं क्रियाओं का क्रम उपयोगिता की दृष्टि से होना चाहिए। जो क्रम है इसका उपयोगिता, यूटिलिटी की दृष्टि से यह होना चाहिए। और पाठ्यक्रम की रचना करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो बच्चों के लिए कौन कौन सा विषय अथवा कौन कौन सी क्रिया अधिक उपयोगी होती है। जिस तरह से उदाहरण में स्वतंत्र भारत में लोगों के आर्थिक जीवन को ऊपर उठाना
बहुत आवश्यक है। इसीलिए विज्ञान और टेक्नोलॉजी के विषयों की वर्तमान युग में बहुत उपयोगिता है। तो इस तरह से पाठ्यक्रम में शामिल किया जाना चाहिए जिसकी उपयोगिता है। 9 आता है विभिन्न स्तरों के लिए विभिन्न पाठ्यक्रम होने का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ हैविंग डिफरेंट कल्चर एट डिफरेंट लेवल। इसमें आता है कि मनोविज्ञान के ज्ञान से हमें ये पता चलता है कि भिन्न भिन्न स्तर के बच्चों के शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक और सामाजिक विकास में भिन्नता पाई जाती है, सेम नहीं होते हैं। तो पाठ्यक्रम का निर्माण करते समय हमें विशेष स्तर के बालकों की ओर विशेष ध्यान रखना चाहिए और पाठ्यक्रम में वही विषय एवं क्रिया रखी जानी चाहिए जिन्हें बच्चे रुचि ले सक्रिय रूप से ग्रहण कर सके और जो उनकी मनोवैज्ञानिक और सामाजिक आवश्यकता की पूर्ति कर सके। 9 आता है और अब आता है 10 जीवन से संबंधित होने का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ लिंकिंग विद लाइफ। यहाँ पे जो पाठ्यक्रम में ऐसे विषयों और क्रियाओं को स्थान दिया जाना चाहिए जिनका वास्तविक जीवन से संबंध होता है, यानी जिनके द्वारा छात्रों में उन योग्यता और क्षमताओं का विकास हो सकेगा जो उन्हें भावी सामाजिक जीवन को सफलतापूर्वक व्यतीत करने में सहायक सिद्ध होंगे और साथ ही वो समाज में अपना समुचित स्थान बना सकेगा। अब आता है व्यापकता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ ब्रॉडनेस। तो यहाँ पे जो व्यापकता का सिद्धांत, इसमें करिकुलम का निर्माण करते समय ये ध्यान रखा जाना चाहिए कि शैक्षिक विषय से संबंधित पाठ्य पुस्तकों तक ही सीमित न रहे, ये बल्कि यह ऐसा होना चाहिए कि छात्रों के समक्ष शैक्षिक वातावरण की अभिव्यक्ति कराने की क्षमता रखता हो और साथ ही इस बात का ध्यान भी रखना चाहिए कि जो छात्रों की भावनाओं को ठेस न पहुंचे। और नेक्स्ट पॉइंट आता है सीखने के अनुभव की संपूर्णता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ टोटलिटी ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंसेस। यहाँ पे जो पाठ्यक्रम की रचना स्कूल में पढ़ाए जाने वाले शैक्षिक विषयों के आधार पर ही नहीं होने चाहिए, जो स्कूल में पढ़ाया जा रहा है वही पाठ्यक्रम में शामिल नहीं होने चाहिए, बल्कि उसमें उन सभी अनुभवों को भी सम्मिलित किया जाना चाहिए पाठ्यक्रम में जो विद्यार्थी स्कूल कक्षा, लाइब्रेरी, लैब्स तथा जो स्पोर्ट्स के मैदान, खेल के मैदान आदि बहुमुखी क्रियाओं से प्राप्त करता है। इसमें वे अनुभव भी सम्मिलित होने चाहिए जिन्हें बच्चा शिक्षकों एवं शिक्षार्थियों के अनौपचारिक तरीके से प्राप्त करता है। 13 सामुदायिक केंद्रितता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिटी सेंटरनेस। यहाँ पे आता है कि जो आज का जो बच्चा होता है कल का प्रौढ़ बनेगा, तो उसे अपने आप को जिस समुदाय में वह रहता है के साथ उसे समावेश किया जाना चाहिए और पाठ्यक्रम में कुछ ऐसे विषयों और क्रियाओं का समावेश होना चाहिए जो उसे समाज का एक अच्छा नागरिक बनाने में सहायता प्रदान करे। 14 रचनात्मक का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ क्रिएटिविटी। यहाँ पे प्रत्येक बालक में कुछ रचनात्मक शक्तियां होती है। पाठ्यक्रम को कुछ इस प्रकार का बनाना चाहिए कि वह छात्रों को रचनात्मक कार्य का अवसर प्रदान करे, इससे उसका व्यक्तित्व पूर्ण रूप से विकसित हो सकेगा। अब आता है 15 परिपक्वता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ मैच्योरिटी। जैसे जैसे विद्यार्थी बड़ा होता जाता है उसमें मैच्योरिटी आती रहती है, उसकी रुचियों तथा दृष्टिकोण में भी परिवर्तन होते रहते हैं। जिस तरह से उदाहरण के द्वारा समझाती हूँ कि आरंभिक बाल्य काल में का समय आश्चर्य व रोमांस का होता है, इसीलिए इस स्तर पर केवल उन्हीं विषयों और क्रियाओं को पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया जाना चाहिए जिसमें रोमांचकारी घटनाओं के तत्व सम्मिलित हो। इसके पश्चात विद्यार्थी व्यवहारिक वस्तुओं में रुचि रखते हैं, इसीलिए निम्न माध्यमिक स्तर और पाठ्यक्रम में व्यवहारिक समस्याओं का समावेश किया जाना चाहिए।
तो ये थे प्रिंसिपल्स। थैंक यू।